गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष की क्लास में मैं डॉक्टर मैना निर्वाण आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन किया और हमने ये देखा कि व्यवहारवाद जहाँ राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसने राजनीति विज्ञान को कई नवीन आयाम प्रदान किए, किंतु व्यवहारवाद की अपनी कुछ सीमाएं और कमियां रही। इन कमियों ने एक नवीन अवधारणा, नवीन क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। आज हम इसी उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। माइकल हैस ने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में कहा है। माइकल हैस एवं थियोडर एल बेकर के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद के जन्म एवं विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया के रूप में इन दोनों विद्वानों ने की है। इनका मानना है कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है और इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अनुसार राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद एंथीसिस है, जबकि व्यवहारवादी उपागम एक प्रतिवाद एंटीथीसिस है, तथा इन दोनों वाद एवं प्रतिवाद के अंतर्विरोधों और संघर्षों से इस नए उपागम उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना हुई है, जो वास्तव में एक संश्लेषण या संवाद है। अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद या संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में संचालित होकर उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद में परंपरावादी और व्यवहारवादी दोनों ही उपागमों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि दोनों उपागमों या अवधारणाओं के लक्षण, जैसे कि मूल्य और वैज्ञानिकता का लक्षण और तथ्य, इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों अवधारणाओं से अलग है। इसी कारण डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में कहा है कि यह स्वाभाविक क्रांति है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सुधार है, प्रति सुधार नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद एक आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में परंपरावादी राजनीति विज्ञान का और आधुनिक राजनीति विज्ञान दोनों के लक्षण विद्यमान है और इन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न ये नई अवधारणा है। इसके उदय के कारण क्या रहे? हमने देखा कि परंपरावाद के विरुद्ध व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ और व्यवहारवाद की कमियों ने उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो हम उन परिस्थितियों, उन कारणों पर चर्चा करेंगे जिनके फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवादी उपागम का जन्म हुआ। जब हम उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय का मूल कारण व्यवहारवाद में रही कमियां और कमजोरियां हैं। व्यवहारवाद जहां एक ओर अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा, वहीं दूसरी ओर शुद्ध वैज्ञानिक
अनुसंधान कार्य करने के बावजूद तात्कालीन समस्याओं का उचित समाधान व्यवहारवाद के द्वारा नहीं निकाला जा सका, जिसके कारण राजनीति वैज्ञानिकों में दोबारा एक असंतोष का जन्म हुआ और खुद व्यवहारवादियों ने ही उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को जन्म दिया और व्यवहारवाद की अनुपयोगिता या उसकी कमियों को स्वीकार किया। इस संबंध में प्रोफेसर डेविड स्टर्न ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अपने भाषण में कहा था। अपने भाषण में उन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए ये कहा कि व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्राय पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया गया है। यानी डेविड स्टर्न खुद मानते हैं कि व्यवहारवाद में तकनीक के नाम पर निम्न स्तरीय अनुसंधान हुए हैं और ये जो अनुसंधान हुए हैं वह अप्रासंगिक भी हैं। और डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की अवधारणा में सुधार करने की मांग रखी थी। यानी कि व्यवहारवाद की कमियों ने ही राजनीतिक वैज्ञानिकों के मध्य एक वैचारिक असंतोष को जन्म दिया और नवीन अवधारणा उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति को हम निम्न बिंदुओं के या उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारणों को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है, व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान का रूप देने में असमर्थ रहे। जैसा कि व्यवहारवाद में हमने ये देखा कि व्यवहारवादी क्रांति के जनक राजनीति विज्ञान को राजनीतिक प्रक्रियाओं का विज्ञान बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पूर्णतः वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में करने का आह्वान किया और व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया। किंतु व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष शुद्ध विज्ञान का रूप नहीं दे पाए, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अध्ययन वस्तु में बहुत अधिक अंतर है। दोनों विषयों की अध्ययन वस्तु में की प्रकृति में बहुत अधिक अंतर होता है और इसके अलावा राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों और तकनीकों का भी अभाव पाया जाता है। हम देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान में प्राय अनुसंधान निर्जीव वस्तुओं पर या सजीव वस्तुओं पर भी ऐसी सजीव वस्तुओं पर प्रयोग होते हैं जिनका अपना कोई वैचारिक आधार नहीं होता, जबकि सामाजिक विज्ञान में अध्ययन की विषय वस्तु मनुष्य होता है जिसके व्यवहार को नियमित नहीं किया जा सकता और जिसकी अपनी एक बौद्धिक और वैचारिक शक्ति होती है जिसका अनुमान लगाना प्राय असंभव होता है। अतः व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को पूर्ण वैज्ञानिक बनाने में असमर्थ रहे। दूसरे इसका उत्तर व्यवहारवाद के उदय का कारण यह रहा कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में मूल्यों की पूरी तरह उपेक्षा की। व्यवहारवाद का मूल
मंत्र ये रहा कि राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बनाया जाए और व्यवहारवादियों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथ्यों के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया और मूल्यों की पूरी तरह उपेक्षा की। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण अर्नाल्ड ब्रंटर ने व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखांत घटना की संज्ञा दी। वास्तविकता यह है कि राजनीति विज्ञान में संतुलित अध्ययन के लिए तथ्यों और मूल्य दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती और व्यवहारवादियों ने मूल्यों की अवहेलना करते हुए तथ्यों पर ही बल दिया, जो कि राजनीति विज्ञान के समुचित और संतुलित अध्ययन के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हुआ। तीसरा है, व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। व्यवहारवादी उपागम मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में या खोजने में असफल रहा। व्यवहारवादियों का मानना या व्यवहारवाद का मूल आधार ये था कि हमें राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन की इकाई बनाना चाहिए और व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने वाले सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया। व्यवहारवादियों का मानना ये रहा कि व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में कुछ निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं, जिनके आधार पर मानव व्यवहार के संबंध में निश्चित भविष्यवाणियां की जाती है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की कि मनुष्य का व्यवहार एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जिस पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के व्यवहार के बारे में सुनिश्चित भविष्यवाणी करना अत्यंत मुश्किल या दुष्कर कार्य है। व्यवहारवाद की इस असफलता ने राजनीति विज्ञान में एक वैचारिक असंतोष जो जन्म हुआ, उस असंतोष के फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का अगला कारण है वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग पर अनुचित बल। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक शब्दावलियों के प्रयोग पर आवश्यकता से अधिक बल दिया, जबकि वैज्ञानिक शब्दावली से राजनीति विज्ञान की विवेचना करना पूरी तरह संभव नहीं होता और इस वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग ने राजनीति विज्ञान को शुष्क और नीरस विषय के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का अगला कारण है व्यवहारवादियों ने समाज के प्रति अपने दायित्वों की अवहेलना की। व्यवहारवादियों ने अनुसंधान के पीछे आवश्यकता से अधिक बल दिया, जिससे शोधकर्ताओं ने समाज और व्यक्ति के प्रति अपने दायित्वों को भुला दिया। व्यवहारवादी वैज्ञानिक समाज और शोध के मध्य संतुलन स्थापित करने में असफल रहे और समाज और व्यक्ति के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु राजनीति वैज्ञानिकों को अब एक नवीन उपागम की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसके फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। इसके उदय का अगला कारण है व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता। राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक अध्ययन पर व्यवहारवादियों ने अत्यधिक बल दिया, किंतु
इससे तथ्यात्मकता के कारण व्यवहारवादियों ने तात्कालीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की भी उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया, जबकि व्यवहारवादियों को इस समस्याओं के प्रभावी समाधान खोजने की आवश्यकता थी। व्यवहारवादियों द्वारा समस्याओं की उपेक्षा करने के कारण तात्कालीन विचारकों ने इस व्यवहारवाद को अप्रासंगिक बताना प्रारंभ कर दिया और इसमें सुधार की आवश्यकता को अनुभव किया, जिसके फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है। अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद है क्या। उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा किस तरह की जा सकती है। उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है और उत्तर व्यवहारवाद के सबसे बड़े समर्थक डेविड स्टन ही है, जो कि व्यवहारवाद के भी मूल संस्थापक रहे हैं। प्रोफेसर डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा करते हुए कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद स्वाभाविक क्रांति है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सुधार है, प्रति सुधार नहीं है, यह एक आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी। एक अन्य स्थान पर डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में कहा है, जानने का अर्थ है कार्य करने का दायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। इससे हमारे सामने उत्तर व्यवहारवाद का लक्ष्य प्रदर्शित होता है कि उत्तर व्यवहारवाद समाज के पुनर्निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह ज्ञान को क्रियान्वित करने, ज्ञान की प्रासंगिकता सिद्ध करने का प्रयास करता है। डॉक्टर D.K. बिलोरी के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में व्यवहारवाद के प्रति गहरे असंतोष का परिणाम मात्र है। डॉक्टर S.P. वर्मा ने व्यवहारवाद की परिभाषा इन शब्दों में की है, व्यवहारवादी एक तरफ प्रतिमानों, अवधारणाओं, विचारधाराओं तथा सिद्धांतों की स्थापना में लगे हुए थे। पूरा संसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संकटों की चपेट में लगा हुआ था, जिससे वे सभी अनजान थे। जबकि व्यवहारवादी विश्वविद्यालयों के इंद्र भवनों में शोध कार्यों में व्यस्त थे, जबकि संसार ज्वलंत समस्याओं की विभीषिकाओं में तप रहा था। शोध में जीवन की वास्तविक समस्याओं की उपेक्षा उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का कारण बनी। उत्तर व्यवहारवाद क्या है या उत्तर व्यवहारवाद का सार स्वरूप क्या है? उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन है। व्यवहारवादियों द्वारा व्यवहारवाद की जो आलोचना की गई, उस आलोचना में एक रचनात्मकता रही और इसी रचनात्मकता के फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद का सार स्वरूप यह है, इसे हम कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है वैज्ञानिकता का समर्थक। उत्तर व्यवहारवादियों ने भी राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता का समर्थन किया है और राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, लेकिन इनकी मान्यता है कि वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य तात्कालीन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यानी कि जो भी शोध कार्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होता है, उस शोध कार्य की उपयोगिता तात्कालीन समस्याओं के संदर्भ में होनी चाहिए। इस तथ्य को प्रोफेसर डेविड स्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात
इन्होंने माना है कि प्रासंगिक बनाने वाले वैज्ञानिक विधियों एवं शोधों को ही स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है समन्वयवादी उपागम। उत्तर व्यवहारवाद को एक समन्वयकारी उपागम या अवधारणा के रूप में देखा जाता है, जिसने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों में समन्वय स्थापित किया। उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवादी तथ्यों और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दोनों को स्थान दिया गया है। दोनों का समन्वित स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद में हमें दृष्टिगोचर होता है। उत्तर व्यवहारवादी विचारकों ने दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित किया है और दोनों के महत्व को, यानी परंपरागत राजनीतिक चिंतन और आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकता, दोनों ही तत्वों को के महत्व को स्वीकार किया है और दोनों में समन्वय स्थापित किया है। उत्तर व्यवहारवाद को समझने का अगला बिंदु हम कह सकते हैं, या अगला बिंदु यह है रचनात्मक प्रवृत्ति। व्यवहारवादियों ने पहले परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना की और स्वयं भी कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत वे नहीं दे पाए। परिणामों और उपलब्धियों की दृष्टि से व्यवहारवाद को एक नकारात्मक आंदोलन के रूप में देखा जाता है, जो मानव समाज की समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहा, जबकि इसे रचनात्मक कार्य करने चाहिए थे और उत्तर व्यवहारवाद को इसी रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद में शोध की प्रासंगिकता को समाज की समस्याओं के संदर्भ में सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। अतः उत्तर व्यवहारवाद एक रचनात्मक आंदोलन है, रचनात्मक उपागम है, जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुभव के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिकता को अपनाते हुए मानव समाज की समस्याओं को सुलझाने हेतु सिद्धांत निर्माण पर बल देता है। इसे हम इस बिंदु के रूप में भी समझ सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति है। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में मानव मूल्यों को महत्व दिया है और साथ में ही व्यवहारवाद की आलोचना भी इसमें की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादी अध्ययन दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि व्यवहारवाद की आलोचना ही व्यवहारवाद की आलोचना और कमियां ही उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण रहे हैं। तो व्यवहारवाद को पूरी तरह हम नकारात्मक नहीं कह सकते। यह एक विकास की प्रक्रिया, राजनीतिक विज्ञान के विकास की प्रक्रिया का एक सोपान इसे हम कह सकते हैं। और व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता ने राजनीति विज्ञान को एक नवीन आयाम दिया। हालांकि परंपरावादी मूल्यों और दर्शन को पुनः उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने पुनः अपनाने का आह्वान किया है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता को भी नहीं नकारा है। व्यवहारवाद में परंपरागत मूल्यों के समन्वय को हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।